नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज मनी मंत्र में बात निवेश की। आम लोगों के पास निवेश के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, आज बात इसी की करेंगे। दरअसल निवेशक अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। उन्हें निवेश से जुड़े जोखिमों का अंदाजा नहीं होता कि कैसे जरा से भी असावधानी से उनकी पूंजी, उनके पैसे डूब सकते हैं। निवेश के किसी भी विकल्प को चुनते वक्त आपको जोखिम उठाने की अपनी क्षमताओं के बारे में जानना और समझना भी जरूरी है। कुछ निवेश ऐसे होते हैं जिनमें लंबी अवधि में अधिक जोखिम के साथ साथ अधिक रिटर्न का मौका भी मिलता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम निवेश के तमाम ऑप्शंस और जोखिमों पर बातचीत करेंगे और आप भी अपने सवाल जो है हमें पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, लगातार नीचे फ्लैश करेंगे। उन नंबर्स पर फ़ोन करके आपको जो निवेश से जुड़े जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार, जो कि CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा के इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर NC माहेश्वरी, जो कि चेयरमैन हैं फारसाइट ग्रुप के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मनी मंत्रा कार्यक्रम में। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। आप दोनों का ही जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ सालों से रहा है। एक बार फिर से हम इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं दर्शकों के पास। सर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो निवेशक हैं, जो नए निवेशक हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने और समझने की कोशिशों में लगे होंगे कि अगर उनके पास पैसे हैं, कुछ भी पैसे हैं, तो वो कहाँ निवेश करें, किस तरह से वो अपने पैसे से पैसा कमाएं। शुरुआत धीरेन्द्र जी आपसे मैं करना चाहूँगा। क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? क्या कुछ अगर मैं पूरे क्षेत्र की बात करूं, मार्केट की बात करूं, जो उनके पास पैसे हैं, जो निवेशक हैं, वो अपने पैसे को कहां कहां निवेश कर सकते हैं? शुरुआत इसी बात से करें तो। निवेशकों के पास सारे वो विकल्प हैं जो पहले भी थे, जी। लेकिन जो निवेश का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। ये बदलाव खासकर ब्याज दरों में गिरावट की वजह से है। अगर आप सुरक्षित तरीके से अगर आप अपना पैसा निवेश करना चाहते थे तो आपके पास बहुत सारे विकल्प थे, जहां पे आपको दिखता था कि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और वो रिटर्न भले ही अच्छा ना हो, वो भले ही महंगाई से ज्यादा वो रिटर्न ना हो, लेकिन वो अपरेंटली दिखता था कि पोस्ट ऑफिस में आपको 7-8% मिल जाता था। बैंक डिपॉजिट पे भी आपको 7-7.25%, 7.5% मिल जाता था। हम्म। इन ब्याज दरों में कमी का नतीजा ये है कि निवेशक अब बहुत तेजी से विकल्प ढूंढ रहे हैं और उनके पास विकल्प काफी कम है, क्योंकि उनको वो काफी मेथोडिकल तरीके से वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, या उनको रिस्क की समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अधिकतर निवेश जिनके पास रिटायरमेंट के समय पैसा इकट्ठा है, उनको बाजार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो निवेशकों के पास सारे वो विकल्प हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका एक हायरार्की बनाना चाहिए। हम्म। और वो निवेशक बड़ा भाग्यशाली है जिसके पास अभी वो निवेश करेगा और उसको अपने निवेश से रिटर्न की जरूरत नहीं है। उसको वो लंबी अवधि का निवेशक है, अभी भी उसकी आमदनी जारी है। जी। दूसरा निवेशक जिसको कि अपने निवेश से आमदनी भी चाहिए, उन्हें बड़ा कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि उनके पैसे में बीच में भी गिरावट नहीं हो, ज्यादा सुरक्षित तरीके से पैसे बढ़ाएं। सुरक्षित तरीके से पैसे बढ़ाने वाले इन सारे निवेशक के लिए विकल्प का जो हायरार्की है, जिस तरह से आपको लगाना चाहिए, वो है ऐसा निवेश जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस का MIP, जहां पे आपको निश्चित आमदनी मिल पाए। आप देखें, आप आकलन करें कि आपको कितना पेंशन मिलता है। अगर पेंशन नहीं मिलता है तो आपको अधिक आपके अपने निवेश से ही सारी आमदनी निकालनी होगी। और वैसे दूसरे तरीके के निवेशक जो अभी पैसा लगा रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद। हम्म। उनके लिए बहुत सारे विकल्प ज्यादा है। वो रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं और उन्हें बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद भी रखनी चाहिए। और ये जो रिटायरमेंट के में आदमी है जिसको अपने निवेश से आमदनी चाहिए, उन्हें भी इक्विटी में उन्हें भी रिस्क लेना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि अगर आपके पास कुछ भी पैसा हो और उससे मिलने वाले सारे रिटर्न को अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, जी। अगर वो आपकी इनकम की जरूरत है, तो आपका पैसा कांस्टेंट रहेगा, आपका पैसा स्थिर रहेगा। अगर आपके पास 25 लाख रुपया है, उससे मिलने वाला रिटर्न अगर आप सारा साल में आपकी जरूरत है और आप वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद वो 25 लाख रुपया आपके निवेश के लिए आपके जो रिटर्न जनरेट करेगा वो काफी नहीं होगा। हम्म। तो आप पैसा बचे रहने के बावजूद वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, जो कि जिसकी आपको तैयारी हमेशा करनी पड़ेगी। हम्म। इसलिए अपने पैसे का छोटा भाग जरूर इक्विटी में लगाएं। और इन सब को करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। एक तो कि सबसे सुरक्षित जो पोस्ट ऑफिस का MIP, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वहां जरूर लगाना चाहिए रिटायर्ड लोगों को।
और वो वहां पे मिलने वाले सारे ऑप्शंस आपको एग्जॉस्ट करना चाहिए। जो नहीं, जो रिटायरमेंट से बहुत दूर है, उन्हें इक्विटी का एसआईपी, अगर आपको जोखिम से आपको उतार चढ़ाव से डर लगता है, किसी बैलेंस फंड में, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आपको एसआईपी, जहां पे उतनी उतार चढ़ाव नहीं होगी, तो उसमें आप बने रहने में आपको समस्या नहीं होगी। ओके, लेकिन धीरेन जी, आपसे भी दूसरा सवाल ये कि अगर जिस आपने हायरार्की की बात की, अगर उस पूरे हायरार्की को अगर मैं ब्रॉडली दो पार्ट्स में, दो सेगमेंट में डिवाइड करना चाहूँगा, तो कौन कौन से वो दो पार्ट्स होंगे जिसमें कि पैसा लगाना बेहतर होगा, और उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन होगा? रिटायर्ड लोगों के लिए मुझे लगता है कि पहला ऑप्शन तो वही है, फिक्स्ड इनकम का, जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। उसके बाद आपको कंजर्वेटिव इक्विटी फंड, जिसमें कि अधिकतर पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, वहां स्टॉक मार्केट से जुड़ा काफी कम है, लेकिन फिर भी 25-30% पैसा लगा रहता है। अगर कोई किसी निवेशक ने पहले कभी निवेश नहीं किया है, तो उन्हें इक्विटी सेविंग फंड और उस तरह के फंड में पैसा लगाना चाहिए। लंबे समय के निवेशक के लिए उसका हायरार्की डिफरेंट होगा। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स सेविंग फंड में पैसा लगाइए, और अगर आप साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, तो अपने पूरे एटीसी को एग्जॉस्ट कीजिए। एटीसी टैक्स सेविंग फंड इसलिए क्योंकि आप उसमें 3 साल का लॉक इन है, उसमें लगाने के बाद 3 साल नहीं निकाल पाते हैं, और अधिकतर निवेशकों का इस वजह से उसमें एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। और अगर आपने पहले, आपको टैक्स सेविंग आपकी जरूरत नहीं है और आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इन फंड्स में 1/4 पैसा इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में होता है, 3/4 पैसा इक्विटी में होता है। बाजार गिरने से उतनी भारी गिरावट नहीं दिखती है, और ये अच्छा विकल्प है। 2-3 साल लगाने के बाद आपको ऑल इक्विटी फंड, वो जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ऐसे फंड जो हर बाजार के हर भाग में पैसा लगाते हैं, उनमें पैसा लगाना चाहिए। ओके, और ये पैसा हमेशा धीरे धीरे लगाएं, एसआईपी के जरिए लगाएं, एक मुश्त पैसा कभी ना लगाएं। अगर इन नियमों का पालन किया गया, तो मुझे लगता है कि निवेशक के पास बहुत आसान तरीके से एक अच्छा पैसा एक्युमुलेट, जो कि आपकी जरूरत को फुलफिल करेगा, उसका आपके पास बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि जब आपके जैसे मेहमान इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं, तो बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं निवेशकों को कि वो अपने पैसे को कहाँ लगाएं, किस तरह से लगाएं, क्या जोखिम है, उन तमाम मुद्दों पर आप लगातार बातचीत करते रहते हैं। माहेश्वर जी, आपका रुख करना चाहेंगे, चूँकि आप निवेश को भी जानकार हैं और स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसे लोग लगाएं, इसके बारे में आप टिप्स देते रहे हैं। सर, जो लोग, जैसा कि धीरेन जी ने कहा कि सेफ तरीका है म्यूचुअल फंड्स में और इन चीज़ों में, इक्विटी मार्केट्स में लगाएं पैसे, लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि पैसा लगाएं आज ही और बहुत जल्दी उसका रिटर्न भी मिल जाए, शेयर बाजार हालांकि कहा था बहुत जोखिमों भरा है, क्या क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, पहले मैं धीरेन्द्र जी की बात से ही चलूंगा। बहुत ही जो म्यूचुअल फंड का मार्केट है, बहुत व्यवस्थित, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, जो इन्वेस्टर्स की हर जरूरत को पूरा कर रहा है। आज चाहे इन्वेस्टर छोटा है या बड़ा है, एग्रेसिव है या डोसाइल है, चाहे वो पैसिव है या नहीं है, हर तरह के म्यूचुअल फंड, चाहे आर्बिट्रेज फंड के म्यूचुअल फंड है, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है, हेज म्यूचुअल फंड है, आपके डेट बेस्ड फंड है, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल है, और म्यूचुअल फंड को भी हमें देखा जा सकता है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है कि चाहे आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करें, आप एक बेटर मैनेजमेंट, जब आप इंडिविजुअल वर्सेस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक टीम है, जो एक आदमी के सारे, इस पर एक पूरी टीम निर्णय ले रही है। उनका जो एनालिस्ट ज्यादा है, उनके पास बैकग्राउंड अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर है, और एनालिसिस के लिए बहुत बड़ी टीम है, और वो कई बार उनका इंडिविजुअल से जो डिसीजन है बेटर हो सकता है, बट वो रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो रिस्क को थोड़ा सा डिमिनिश कर सकते हैं। अभी आप लेटली भी देखें, आप पिछले 1-1.5 साल फंड की बात देखें, तो काफी टॉप के जो हमारे 4 फंड थे, उसमें से एक फंड के तो अभी भी मार्केट जबकि डबल हो गई है, लेकिन वो बड़ा ऑलमोस्ट एट पार आया है। उससे पहले फ्रैंकलिन का नाम सारों को ही पता है कि इवन डेट फंड्स था, पर डेट फंड्स में लोगों को लगता है कि भाई डेट फंड्स है, इसमें तो बनिस्बत हमारा काफी सिक्योरिटी है, कम से कम मूल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा अगर इंटरेस्ट ना भी मिले। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि इतना बड़ा स्कीम थी, इंटरनेशनल ब्रांड था, उसके बाद भी लोगों के पैसे अटक गए। ऑफ कोर्स अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है और थोड़ा बहुत पैसा रिलीज होने के चांसेस, लेकिन मेरा पर्पज ये कि सबसे अच्छी स्कीम है, लेकिन कहीं पे भी ये क्लियर नहीं होना चाहिए। लोगों को, इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। अगर मार्केट में 11% रिटर्न है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 13 दे देंगे या 14 दे देंगे या 9 दे देंगे, लेकिन अगर मार्केट में -10% है, इंडेक्स डाउन है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
कि आपके जो फिंगर्स हैं वो बर्न नहीं होंगे। तो पहले हमारा विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि चाहे हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, उसमें रिस्क की डिग्री वेरिएट कर रही है, लेकिन रिस्क एलिमिनेट नहीं होता। दूसरा जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात से कर रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि टीसीसी की हम सारी बेनिफिट लेनी चाहिए नेचुरली, उसमें ई जहाँ कंसेप्ट है, जहाँ आप पैसा जमा करते हैं उसमें भी एग्जेम्पशन मिल रही है। जब आपको मेच्योरिटी है, लाइक जैसे अभी हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, वह तीनों चीज एग्जेम्प्ट है, तो उससे अच्छा अभी भी मुझे लग रहा है कोई विकल्प नहीं है। 8% आपको टैक्स फ्री अगर इंटरेस्ट मिल जाता है, अराउंड 8, कभी 8.25 भी हो जाता है, ज्यादा भी हो रहा है थोड़ा, बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो 8% अगर आपको टैक्स फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे अप टू 1.5, तो बहुत अच्छा है। जो थोड़ी सी अनोमली थी, पहले हमने देखा कि जो इंश्योरेंस बैंक यूलिप थी वो अनलिमिटेड थी, जबकि म्यूचुअल फंड पे वो टैक्स लग रहा था। तो वो भी इस बजट से सारी अनोमली दूर हो गई है। तो आप चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप यूलिप थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें, 2.5 लाख के बाद ऑलमोस्ट टैक्स का स्ट्रक्चर एक ही है। यहाँ पे एक जो स्पेशल बात है वो है सुकन्या स्कीम। अगर हम छोटी डॉटर्स के लिए, छोटी फीमेल्स के लिए, जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्स फ्री इनकम है, और एक तरह से एक्यूमुलेशन भी हो जाती है पैसे की। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नेशनल पेंशन स्कीम। आई थिंक हमें समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छी रिटर्न है, पर एक इनहेरेंट वीकनेस है कि इसका जो पैसा है वो एन्युटी बेस्ड नहीं है। आप चाहे तो एसआईपी की तरह आप विड्रॉल थ्रू सिस्टमेटिक कर सकते हैं, पर जहां पे भी चॉइस एक इन्वेस्टर की होती है, वो कहीं ना कहीं अपना, चाहे विड्रॉल के टाइम चाहे इन्वेस्टमेंट के टाइम, ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठता है। तो अगर कोई नेशनल पेंशन स्कीम में होती है, वहां क्या है कि एन्युटी बन जाती है। जब आदमी 60 साल के बाद काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो कम से कम उसको एक एन्युटी एश्योर हो जाती है कि उसको पर पैसा मिलेगा, और उसके लिए 50,000 रुपए की एक सेपरेट एग्जेम्पशन की है, जो उसकी रिटर्न को और थोड़ा बढ़ा देती है। तो मुझे लगता है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर एंगल, तो हमें जो हमारे पास 5-6 प्रोडक्ट है, चाहे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, चाहे नेशनल पेंशन स्कीम है, चाहे सुकन्या है, इन सारों में थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और अगर हम शेयर मार्केट में चलते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है वो और इंडिविजुअल एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने से एक बेटर ऑप्शन। ओके, लेकिन धीरेन्द्र जी, जो लोग छोटे निवेशक हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो पैसे कुछ निवेश करें, या फिर जिनकी सैलरी कम है वो चाह रहे हैं कि 500,000 से इसकी शुरुआत की जाए, तो चूंकि आप इसके जानकार हैं म्यूचुअल फंड्स के, किस तरह से जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, क्या कुछ उनके लिए किस तरह से वो शुरुआत करें? मुझे लगता है पहला चैलेंज है कि आप बचत करें, और अगर आप बचत कर पाते हैं तो फिर दूसरा है कि आप अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो बचत करने से आपकी बात केवल बनेगी नहीं। तो आज जैसे समय में अगर कोई जिसकी जो अपनी नौकरी शुरू कर रहा है और बचत करने की स्थिति में है, तो सबसे पहले उसको उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट से निकाल करके एक ऐसे जगह रखना चाहिए जो कि हमेशा उपलब्ध ना हो, और वो आपका निवेश होगा। अगर आप, सबसे पहले तो मेरी सलाह होगी कि आप टैक्स सेविंग, अगर टैक्स बचाने के लिए आपको निवेश करना है या निवेश करने से आपका टैक्स बचेगा, तो सबसे पहले ये जो 80C की राहत मिलती है, उसमें 1.5 लाख रुपए सालाना आप निवेश करते हैं, उसमें जरूर करना चाहिए, चाहे जो भी आप कर पाए, 500, 1000, 5000 जो भी है। अगर वो आपकी जरूरत नहीं है तो किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो इसको पहले बैलेंस फंड कहा जाता था, इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड, उसमें पैसा लगाएं। और यहाँ पे 500, 1000, 2000 रुपया लगाने से मुझे लगता है कि 2-3 साल में आपको ये जो एक्सपीरियंस है, ये मेरी बात सुनने से आपको ये नहीं होगा, क्योंकि बाजार का जो उतार चढ़ाव है, ये किसी भी निवेशक को अगर एक भारी गिरावट के दौर से अगर किसी को गुजरना पड़े, तो उनके लिए बाजार में बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। और उससे निपटने के लिए आपके लिए धीरे धीरे पैसा लगाना जरूरी है, उसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। और मैं माधुर साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि अधिकतर निवेशकों की जरूरत म्यूचुअल फंड से पूरी हो जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आपको किसी तरह की गारंटी, लोगों को म्यूचुअल फंड से काफी बड़े जादू की उम्मीद है कि आप अगर पैसा दे रहे हैं, वहां पे अगर प्रोफेशनल मैनेजर अगर मैनेज कर रहा है, तो बाजार में गिरावट हो तो उससे वो आपको बचा पाएगा। नहीं, वो आपकी गिरावट को कम कर सकता है, वो आपकी गिरावट को ऐसे कर सकता है कि अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे होते तो हो सकता है कि आप काफी स्पेकुलेटिव बाजार में, स्पेकुलेटिव भाग में निवेश करते जहां पे पैसे डूब जाए, उससे आपको बचा सकता है। लेकिन
और कम पैसे में एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको उपलब्ध कराता जी। है, लेकिन ये आपको नुकसान से बचाता नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि अधिक समय निवेशकों का जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो पूरी तरह से जो आपकी उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो आपकी पूरी नहीं होती, और इस वजह से आप अपना पैसा निकाल के कोसते हुए आप बाजार से निकल जाते हैं। दूसरा जी। जो भारी चीज है जिससे निवेशकों को बचना चाहिए, कि अक्सर निवेशक काफी उत्साहित होते हैं पैसा लगाने के लिए जब बाजार चढ़ रहा हो, क्योंकि उस समय लगता है कि तेजी से चढ़ रहा है, आप जल्दी से पैसा लगाएं, और उस समय आप अपने सारे नियम कानून को ताक पे रख देते हैं, और उस समय आप अपने पैसे को सोचते हैं कि कहीं से पैसा लेकर के पूरी तरह लगाया जाए, क्योंकि पैसा रफ्तार से बढ़ रहा है, और आपका विश्वास होता है कि आप आसानी से पैसा यहाँ बना सकते हैं। ये मुझे लगता है कि निवेशकों को काफी नुकसान करता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद जब भी आम निवेशक लगाने के लिए उत्साहित होता है, वो आमतौर पर अनुचित समय होता है आपके निवेश को शुरू करने के लिए, और वो जब गिरावट होती है, आप देखेंगे कि पिछले 15-20 साल में जब निवेशकों ने उत्साहित होकर, जिनको बाजार की जानकारी नहीं है, लगाया है, चाहे वो 1992 में हो, 1987 में हो, 2000 में हो, 2008 के पहले आपको ध्यान होगा कि लेकिन सब लोग कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर धीरेन्द्र जी फंड जो में पैसा हमारे लगा रहे आम थे। निवेशक हैं, जो ज्यादा इन चीजों को, तो सारे निवेशकों ने जो पैसा लगाया, वो एक बार नुकसान होने के बाद दोबारा कभी नहीं आते। बिल्कुल, वो जो बाजार का मूड है उन्हें भी समझना होगा, और जब आप पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो फिर उन चीज़ों को भी समझना होगा कि अपने कब निवेश के पैसे। नियमों को कभी ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल, जो गोल्डन रूल्स हैं उनको कभी ना भूलें। धीरेन्द्र जी और माहेश्वर जी हमारे पास लौटेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश कि अगर आपके पास कोई भी निवेश से जुड़ा सवाल हो तो लगातार आप अपने टीवी की स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, वो नंबर चला रहे हैं, जिन नंबर पर फ़ोन करके आप जो आपके निवेश से जुड़े सवाल हैं वो आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से पूछ सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मनी मंत्रा, और लगातार हम बात कर रहे हैं कि निवेश को लेकर क्या कुछ विकल्प हैं निवेशकों के सामने। आज इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार जी, हमारे साथ हैं माहेश्वर जी। हमारे साथ एक दर्शक भी इस वक्त जुड़ गए हैं, गंगा हैं, जो कि हरियाणा के रोहतक से इस वक्त जुड़ गए हैं। गंगा जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं सर। जी, मैंने इसमें निपोन में कुछ इन्वेस्ट किया था करीब 1.5 साल पहले लगभग, तो ये एक बैंक ब्रोकर के थ्रू, तब इसमें बहुत डाउन आ गया, करीब 28-29%। तो मैं क्या करूं उसका अभी? निपॉन के किस फंड में आपने पैसा लगाया था? स्ट्रेटेजिक इक्विटी बताने ऐसा कुछ। नहीं, मैं नहीं सुन पाया। आपके फंड किस फंड में निवेश? निपॉन एसेट मैनेजमेंट की बहुत ढेर सारे इक्विटी और स्ट्रेटेजिक फंड है, कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं, मुझे ऑफ हैंड ये ध्यान नहीं है कि ये जो स्ट्रेटेजिक इक्विटी फंड, निपोन जो भी रिलायंस कहलाता है उसमें पहले रिलायंस कहलाता था, उसका भी निपोन कहते हैं। निपोन को ले लिया उन्होंने, इसलिए बोलता उसमें कुछ डाउन हो गया है, तो क्या करूं मैं उसका? कुछ अबाउट 10 लाख इन्वेस्ट किया था। धीरेन्द्र जी, नहीं, मुझे लगता है तुरंत अपने सलाहकार से इसके बारे में संपर्क करें, और मुझे इस फंड के बारे में जानकारी नहीं है कि मैं आपको तुरंत यहाँ पे बता पाऊँ कि इसका क्या करना चाहिए। ठीक है गंगा जी, आप
इनका जब अगली बार फ़ोन करें तो क्लियर बताएं, स्पष्ट बताएं कि किस तरह से आप अपने निवेश को कहाँ आपने लगाया है। लेकिन माहेश्वरी जी, लगातार चूंकि मार्केट, अभी अगर मैं बात करूं, मार्केट लगातार नित नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। इस समय जो निवेशक पैसा लगाना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, किन किन सावधानियों को उन्हें बरतने की जरूरत चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, इन्वेस्टर को, खासकर रिटेल इन्वेस्टर को 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो हमेशा वही गलती करते हैं जब भी मार्केट साइकिलिंग करती है। उनका जो एंट्री और एग्जिट है, दोनों पॉइंट बड़े ही विवादास्पद होते हैं, जहां पे हमें लगता है कि वो राइट टाइम पे ना एंट्री कर पाते। वो फॉलोइंग है, दे आर नॉट द लीडर। वो नेचुरली वो रिटेल है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है तो दूसरे लोगों को फॉलो करता है। जब उनको लगता है मार्केट में बहुत रिटर्न अच्छी आ रही है, उस टाइम ही वो एंट्री करता है। अभी लाइक जिस समय निफ्टी अगर हम बात करें 15,000 प्लस चल रही है, या अगर हम सेंसेक्स की बात करें आज 52,000 के आसपास चल रहा है, तो क्या इस समय एक रिटेल इन्वेस्टर को एंट्री लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो क्या वो सारा एसआईपी के थ्रू जाए या सारा पैसा एक साथ लगा दे? बहुत अहम क्वेश्चन है। अब मेरा मानना ये है कि जब मार्केट इतनी हिटेड हो जाती है तो उस समय अगर उसको एंट्री करनी है ताकि इसके नॉनसेंस को समझ पाए, तो एक बहुत इनिशियल थोड़े अमाउंट के साथ उसको एंट्री करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट का, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। आजकल अगर वो चाहे तो कोई लॉट साइज मार्केट में नहीं है, अगर वो चाहे 5-5 शेयर्स भी लेने तो 5-5 शेयर्स भी खरीद सकता है, और म्यूचुअल फंड के थ्रू तो ऑप्शन अवेलेबल है ही है। अगर उसको खुद भी मार्केट को समझना है तो थोड़ी सी अगर वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करे तो उसमें चल सकता है। सबसे बड़ा है कि अब सेक्टर हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा कि ब्रॉड हमें कंसेप्ट लेना है कि क्या मेरे पास बचत अवेलेबल है, सेविंग है, उसके बाद क्या उसकी टेंसिटी है, उसको इन्वेस्टमेंट में जाना है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट में जाए तो क्या खरीदे। सपोज आज एक मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मैंने 50,000 रुपए जोड़ भी लिए हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ मुझे 50,000 रुपए की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं क्या शेयर खरीदूं? हर शेयर में आप देखेंगे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। आप टॉप के 50 शेयर्स भी देखें तो पिछली साल की बात नहीं कि कोरोना जी, इस वक्त एक सवाल भी आ रहा है दर्शक का, मैं चाहता हूं कि वो सवाल भी देखें तो कम से कम उतार चढ़ाव जो हाई और लो है उसमें 40 से 50% का अंतर है। तो वो अपना पॉकेट कैसे इन्वेस्ट करे कि मेरे को कौन सा शेयर खरीदना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले उसको एक ब्रॉड एक सेक्टर देखना पड़ेगा कि मेरे को किस सेक्टर में जाना है। सनराइज सेक्टर क्या है? जैसे अभी हमने देखा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो प्रॉपर्ली ही कैन गो फॉर ए बैंकिंग सेक्टर। इंश्योरेंस में जैसे अभी 50% से 74% कर दी है, वो इंश्योरेंस में जा सकता है। जिन क्षेत्रों में आईपीओ बहुत अच्छा है एक निवेश का, जो हम कहते हैं एंट्री टू द स्टॉक मार्केट, आई थिंक जो रिटेल एक इन्वेस्टर है वो अपनी एक एंट्री। सर, एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं माहेश्वरी जी। इस वक्त एक दर्शक जुड़ गया अपने सवाल के साथ। संतोष कुमार है जो कि दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संतोष जी, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार धीरेन्द्र जी। नमस्कार सर मेरा सवाल ये है कि सर मैंने 3 साल पहले रिलायंस में सर इन्वेस्ट किया था, रिलायंस म्यूचुअल फंड, जो अब निप्पॉन ईएलएस फंड हो गया है। तो उस टाइम मैंने सर एक्चुअली जो लिया था उस टाइम एनएवी 60-61 रुपए था, बट अभी पिछले 1 साल से देख रहा हूँ सर काफी डाउन आ गया, बट अभी लेवल पे आया सर वो। तो सर इसमें मेरी एसआईपी चल रही है, तो सर इसमें क्या करूँ? सर इन्वेस्ट करूँ इसमें या फिर होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ सर इससे? आपने कहा रिलायंस ईएलएसएस में आपका पैसा लगा होता है, टैक्स सेविंग फंड में? हाँ जी, जो निप्पॉन हो गया सर। हाँ, निप्पॉन तो हो गया। रिलायंस के बहुत सारे फंड है। किस फंड में आपका पैसा लगा हुआ है जिसमें गिर गया था और अब बराबर हो गया? उस फंड का नाम क्या है? ईएलएसएस। हाँ जी। निप्पॉन के आगे भी कुछ लिखा होगा, उस फंड का नाम बताएं। वो क्या स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है? ईएलएसएस। ईएल कह रहे हैं, ईएल। अच्छा, ये जो टैक्स सेविंग फंड है, ये टैक्स सेविंग वाला। हाँ जी। एक तो आपका लगाया हुआ पैसा 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते हैं। टैक्स सेविंग फंड में जरूर गिरावट हुई थी और वहां पे काफी बढ़िया रिकवरी हुआ है, और यहाँ बड़ा बदलाव भी हुआ है जिस तरह से फंड मैनेज होता है। इस पैसे की जरूरत ना हो तो ना निकालें, और अगर इस पैसे की जरूरत अगर आपको 1 साल 1.5 साल, और एक चीज जो हर एक निवेशक को, इक्विटी फंड में लगाने वाले हर एक निवेशक को ध्यान देना चाहिए कि अपना पैसा जैसे आप धीरे धीरे लगाते हैं, जरूरत के पहले इसको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दें। अगर आपको 1 साल के बाद पैसे की जरूरत है तो उस पैसे को आज से निकालना शुरू कर दें धीरे धीरे, क्योंकि आखिरी दिन तक इंतजार करना आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि बाजार तो ऐसा ही रहेगा। अचानक कभी जोर से गिरेगा या काफी बढ़ेगा, हो सकता है इसका फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन जब पैसे की जरूरत हो तो उस पैसे को मेथोडिकली निकालना भी आपके लिए आवश्यक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ संतोष जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। धीरेन्द्र जी और माहेश्वर जी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जब ब्रेक के पास वापस आएंगे तो फिर आपके साथ जो चर्चा वो जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मनी मंत्र। और धीरेन्द्र जी और माहेश्वर जी, हम इस प्रोग्राम के आखिर में पहुंच चुके हैं। एक आखिरी कमेंट आप दोनों से ही कि निवेश के ऑप्शंस तो बहुत सारे उसमें कि रियल एस्टेट भी है, गोल्ड और सिल्वर भी हैं, इसको कैसे दिखा जाए निवेश के लिहाज से? जैसा मैं बता रहा था पूरे प्रोग्राम के दौरान कि आपको एक निवेश के लिए नियम का पालन करना चाहिए, और ये सिल्वर में तो आपके पास निवेश जैसे विकल्प का साधन नहीं है। सोने में आपके पास निवेश कर सकते हैं, गोल्ड ETF उपलब्ध है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है निवेशकों के लिए लंबे समय तक सोने में पैसे लगाने का, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यहाँ पे आपको सोने के रिटर्न से 2.5% ज्यादा ब्याज के तौर पे मिल पाता है, और अगर आप इसको पूरे अवधि तक होल्ड करते हैं तो मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री भी होता है। लेकिन इसमें ज्यादा आपका निवेश नहीं हो। और बाकी जो निवेश है उसके बारे में आप सावधान रहें, अपने नियमों को कभी ना भूलें। लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, जरूरत के पहले आप उसको धीरे धीरे निकालेंगे। कम समय में लगा जो जिस पैसे की जरूरत होगी वो हमेशा डिपॉजिट में या फिक्स्ड इनकम में लगेगा। और अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है, माहेश्वर जी आखिरी कमेंट। देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अगर सोवरेन गोल्ड फंड जैसे भी 2.5% और वो भी टैक्स फ्री ब्याज मिलती है और कैपिटल गेन भी फ्री है, अगर आपका पूरा मेच्योरिटी जो कि 6 और 6.5 साल के बीच में होता है उसको आप रखें तो बहुत ही एक अच्छा टैक्स फ्री और रिस्क फ्री, जो कहना चाहता हूँ, जो बार बार इन्वेस्टर को लगता है कि रिस्क फ्री कैसे होगा, वो कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और बुलियन या सिल्वर का मिक्स करें तो अभी एमसेक्स स्टॉक एक्सचेंज पे पिछले करीब 6 महीने से इंडेक्स ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। उस इंडेक्स में उन्होंने गोल्ड प्लस सिल्वर का एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। तो आप गोल्ड प्लस सिल्वर, जहाँ 40% सिल्वर है, 60% गोल्ड है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे मेटल, अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें, नेल्को की बात करें, या अगर हम और अच्छे बेस मेटल्स की बात करें, तो पिछले करीब अगर हम 6 महीने में देखें तो 15 से 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो पहले वो इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होती थी, लेकिन अब हम थ्रू इंडेक्स फंड, जो कि अब M6 में सेबी ने अप्रूव कर दिया है, हम पॉवर्टी इंडेक्स फंड के थ्रू वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये क्योंकि डिलीवरी बेस्ड नहीं है, शॉर्ट टर्म है। अगर आपको हेजिंग मैकेनिज्म, लेकिन कम से कम एक डाइवर्सिफाइड जब हो कि 2 या 3 महीने आपको लगता है स्टील की प्राइस बहुत अच्छी जा रही है, तो आपके दोनों ऑप्शन है। आप सेल भी खरीद सकते हैं, आप जिंदल स्टील या टाटा समय की खरीद सकते हैं। पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया माहेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम मनी मंत्र में आज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।